हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोल्डन ईरा फैन फिक्शन में। एंड मैं आप सभी के लिए कर्स्ड फॉरेस्ट का अगला पार्ट लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सभी को पहला पार्ट पसंद आया होगा। तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने इस स्टोरी को भी स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी न्यू आ रहे हैं गाइस, ज़रूर से आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सभी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को स्टोरी कैसी लग रही है। और जिन लोगों ने भी पहला पार्ट नहीं सुना वो ज़रूर जाके पहला पार्ट सुनिएगा, नहीं तो आप सभी को स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने इस हॉरर रोलर कोस्टर राइड पर बैठकर सवारी लेते हैं और मज़े लेते हैं अपनी इस हॉरर स्टोरी का। असली रोज ये कहाँ थी, ये किसी को भी नहीं पता था। नेहा सेंग अचानक से उठा, उसका रंग उड़ा हुआ था। मुझे बाथरूम जाना है। अकेले नहीं, निये मिंजू ने कहा। दगा, वो बस पास में उन पेड़ों तक। मैं चलता हूँ, निये मिंजू ने बोला। तभी नेहा सेंग ने कहा, नहीं, आई मीन आप यही रहो, मैं बस 1 मिनट में आता हूँ। नेहा सिंह, निये मिंजू जोर से चिल्लाता है और नेहा सिंह रुक जाता है और वो अपने भाई को देखता है। निये मिंजू की आंखों में जो हमेशा स्ट्रन रहती थी, आज डर था अपने भाई के लिए। नेहा सिंह ने पहली बार देखा था ये कि उसका भाई डर रहा है। तभी नेहा सिंह ने कहा, ठीक है दगा, आप चलिए मेरे साथ। अब रात हुई, कोई सोया नहीं, सब एक जगह इकट्ठे थे। एक बड़े टेंट में सब एक साथ थे। बॉनफायर जल रखी थी पूरी रात के लिए। विंग लैन वांगजी से सट कर बैठा था और लैन वांगजी का हाथ उसकी पीठ पर था। तभी विंग ने धीरे से कहा, लैन सैन। और वांगजी ने में जवाब दिया। विंग ने कहा, अगर हम यहाँ से नहीं निकल पाए तो? जिस पर वांगजी ने कहा, निकलेंगे। तभी विंग ने कहा, लेकिन अगर? विंग के इतना कहने पर ही वांगजी ने विंग को अपने पास खींच लिया और कहा, विंग, हम निकलेंगे, हम सब यहाँ से निकलेंगे। जिस पर विंग ने कहा, तुम प्रॉमिस करते हो? जिस पर वांगजी ने एक पल रुककर विंग की आंखों में देखा। वो प्रॉमिस नहीं करना चाहता था जो वो निभा न सके, लेकिन विंग की आंखें उसे प्रॉमिस करने पर मजबूर कर रही थी। वांगजी ने विंग की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तभी विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और लैन वांगची ने उसे और कसकर थाम लिया। उसने प्रॉमिस किया वो इसे निभाएगा, चाहे कुछ भी हो। रात के अब ठीक 11 बज रहे थे। सब जाग रहे थे, बॉनफायर जल रही थी। और तब फॉरेस्ट से आवाज आई, एक आवाज जो कि थी रोजिए की। मिंजू भाई, भाई मुझे डर लग रहा है। जैसे ही निये मिंजू ने ये आवाज सुनी, निये मिंजू उछलकर खड़ा हो गया। रेंजिए। निये मिंजू का दिल डर रहा था। तभी सिचैन ने उसे पकड़ लिया और कहा, रुको मिंजू, दिमाग से काम लो। तभी निये मिंजू ने कहा, सिचैन, सिचैन वो मेरी बहन है। सिचैन, वो मुझे बुला रही है। तभी सिचैन ने बोला, ये वो चाहती है कि तुम यही सोचो, समझे? वो तुम्हारी बहन नहीं है। ने मिंजू की सांसें तेज थी। फॉरेस्ट से आवाज आती जा रही थी, भाई, बाहर आओ भाई, मैं यही हूँ, मुझे डर लग रहा है भाई। वो आवाज रोज ये की ही थी, बिल्कुल उसी की जैसी। एक एक इन्फ्लेक्शन, एक एक नोट, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। कोई इमोशनल नहीं, कोई वार्मथ नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रोज ये की आवाज की रिकॉर्डिंग बजा दी हो। ने मिंजू खड़ा था, वो कांप रहा था। लैंस चैन उसके पीछे था। लैंस चैन का हाथ निये मिंजू के कंधे पर था। सिचैन ने कहा, वो रेंजिए नहीं है। जिस पर निये मिंजू ने कहा, लेकिन अगर वो वही हुई तो? लैंस सिचैन के पास निये मिंजू के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो चुप था, लेकिन वो आवाज आती रही। पूरी रात वो आवाज आती रही और निये मिंजू उस आवाज को सुन सुनकर घबराता रहा। सिचैन भी निये मिंजू के पास था प्रोटेक्टिवली, ताकि वो बहकर उस आवाज के पीछे ना चला जाए। अब हम सुबह का सीन देखते हैं। सुबह तो हो गया था, लेकिन सुबह आई नहीं थी। मतलब सूरज तो उगा, रोशनी हुई, लेकिन वो सुबह वो नहीं थी जो पिछले 3 दिनों तक आ रही थी।
जो पिछले 3 दिनों तक आ रही थी, वो एक खूबसूरत सुबह थी और ये सुबह बस रात का अंत था। निये मिंजू रात भर सोया नहीं था। वो बॉनफायर के पास बैठा हुआ था पूरी रात। उसकी आंखें फॉरेस्ट की तरफ थी। वो आवाज़, वो रोज़ ये की आवाज़ रात के 3 बजे तक आती रही थी और फिर अचानक से वो आवाज़ बंद हो गई थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। सुबह सुबह की रोशनी में उसका चेहरा देखकर लैंस सिचैन का दिल भारी हो गया। कुछ खाओ, सिचैन ने कहा। तभी निये मिंजू ने मना कर दिया। मिंजू, सिचैन ने भारी मन से उसका नाम लिया। तभी मिंजू ने कहा, मेरी बहन जंगल में है, मैं खाना कैसे खाऊं? इस बात पर सिचैन चुप हो गया। वो निये मिंजू के बगल में बैठ गया और कुछ नहीं बोला। वो बस शांत रहा। कभी कभी यही काफी होता है कि कोई हमारे साथ हो। नाश्ते पर सब इकट्ठा हुए, लेकिन आज का माहौल वैसा नहीं था। कोई हंसा नहीं, कोई बहस नहीं, कोई मजाक नहीं। जियांग यानली ने खाना बनाया चुपचाप। उसकी आंखें भी सूजी हुई थी। रात को वो बहुत रोई थी, अकेले, किसी को बताया नहीं था। जिंजू शान उसके पास बैठा था। वो भी कुछ नहीं बोल रहा था। वो बस यानली के पास बैठकर उसे बता रहा था कि हाँ, वो उसके साथ है। यानली ने एक बार उसकी तरफ देखा और जिंजू शान ने आंखों से पूछा, तुम ठीक हो? यानली ने हल्का सा सिर हिलाया और हाँ में जवाब दिया। दोनों जानते थे कि ये झूठ था। वही विंग प्लेट लेकर बैठा था। वो खाना देख रहा था, लेकिन खा नहीं रहा था। लैन वांगजी उसी के बगल में था। उसने विंग की प्लेट उठाई, एक निवाला उठाया और विंग की तरफ बढ़ाया। विंग ने उसे देखा। लैन तुम? वांगजी विंग की आंखों में ही देख रहा था। वांगजी ने बोला, लो खा लो विंग। जिस पर विंग ने बोला, मुझे भूख नहीं है। जिस पर वांगजी ने विंग की तरफ तो देखा और कहा, शरीर को खाना चाहिए, खा लो। विंग ने एक पल के लिए वांगजी को देखा, फिर अपना मुंह खोला। लैन वांगजी ने निवाला विंग को खिला दिया। वहीं जियांग चैंग ने ये देखा और अपना मुंह बनाया, कहा, यार ये भी ना। जियांग चैंग की बात को सुनकर वैन निंग ने उसे कोहनी मारी और जियांग चैंग चुप हो गया। खाने के बाद सब इकट्ठा बैठे थे। प्लान क्या है? जियांग चैंग ने पूछा। निकलना है यहाँ से, निये मिंजू ने कहा। लेकिन रेंचिए के बिना नहीं जाऊंगा। निये मिंजू की आंखों में आग थी अपनी बहन को पाने की। हम समझते हैं, लेकिन लेकिन हम उसे कैसे ढूंढेंगे? विंग ने कहा। उसकी आवाज में गिल्ट था। कल गए थे, लेकिन वो नहीं मिली, और जो मिली वो कुछ और थी। और और अब हम क्या करेंगे? जिस पर दूसरी तरफ से आवाज आई, तो क्या करें? नेह हुसैन की आवाज कांप रही थी। तभी नेह हुसैन ने जैसे ही ये कहा, वहां पर साइलेंस हो गया। मैंग ग्याओ ने तभी धीरे से कहा, मुझे एक बात बतानी है। जैसे ही मैंग ग्याओ ने यह कहा, सबने उसकी तरफ देखा। मैंग ग्याओ आमतौर पर कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था लोग उसकी बातें सुनते थे। मैंग ग्याओ ने कहा, हम यहाँ से निकल नहीं सकते। क्या मतलब है? जियांग चेंग ने कहा, कल रात जब निये मिंजू रोज ये की आवाज सुनकर उठे, तो मैं टेंट से बाहर गया था उनके पीछे। इतना कहकर मैंग्याओ रुका और फिर से मैंग्याओ ने कहा, मैंने वो रास्ता देखा जिससे जिसे हम आए थे, और वो रास्ता नहीं था। मेरा मतलब है कि वो रास्ता गायब हो चुका था। जैसे ही मैंग्याओ ने ये कहा, वहां पर साइलेंस छा गया। क्या मतलब है? क्या मतलब है कि नहीं था? जियांग चैंग ने कहा। जिस पर मैंग्याओ ने कहा, मेरा मतलब है, जहाँ रास्ता था वहां पेड़ थे, घने घने पेड़, जैसे वहां कभी कोई रास्ता था ही नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने यही देखा। जैसे ही विंग ने सुना, उसकी सांसें रुक गई थी। मैंग्याओ, तुम श्योर तो हो ना कि तुमने देखा है? जिस पर मैंग्याओ ने बोला, हाँ मैंने देखा है। रात में अंधेरा था, लेकिन मैंने टॉर्च से देखा। 3 बार वो रास्ता नहीं था, मेरा यकीन करो। फिर से वहां पर साइलेंस हो गया। तभी लैन वांगजी उठा और बोला, चलो दिखाओ मुझे। और सब एक साथ गए उस जगह को देखने के लिए। वो जगह जहां से वो फॉरेस्ट में आए थे। मैंग्याओ बिल्कुल सही था। उस जगह रास्ता था ही नहीं। उस जगह पेड़ थे, बहुत घने पेड़, जो कि आपस में इस तरीके से जुड़े हुए थे जैसे वो हमेशा से वहीं पर थे, और वहां कोई रास्ता था ही नहीं।
विंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक पेड़ को छुआ। उसकी छाल पुरानी थी, बहुत ज्यादा पुरानी। ये पेड़ कल नहीं था, विंग ने कहा। यह था। और ये रास्ता तो कभी था ही नहीं। उन्हें अच्छे से याद था, सच में याद था कि वो यहाँ से आए थे। दूसरी तरफ से निकलते हैं, जियांग चैंग ने कहा। वो दूसरी तरफ गए, लेकिन पेड़, दूसरी तरफ भी पेड़ थे, तीसरी तरफ भी पेड़ थे और चौथे तरफ भी पेड़ थे। कैंप एक घेरे में था। फॉरेस्ट ने उन्हें एक तरीके से घेर लिया था। सब डर कर वापस आए कैंप पर। नेह सैंग का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। उसने डरते हुए कहा, "ह- हम हम ट्रैप्ड हैं।" हाँ, लैन वांगजी ने हॉनेस्टली कहा, लेकिन यहाँ कैसे? ये फॉरेस्ट चाहती है कि हम यहाँ रहें, मैंग याओ ने कहा। तभी जियांग चैंग ने कहा, फॉरेस्ट चाहती है? फॉरेस्ट एक जगह है और एक जगह कुछ नहीं चाहती। ये नॉर्मल फॉरेस्ट नहीं है, वांगजी ने कहा। और जैसे ही वांगजी ने बोला, फिर से वहां साइलेंस हो गया। तभी वैन निंग ने धीरे से कहा, मैं कुछ जानता हूँ इस फॉरेस्ट के बारे में। सब वैन निंग की तरफ मुड़े और वैन निंग ने कहा, मेरी दादी ने मुझे बताया था, पर पूरा नहीं बताया था, बस थोड़ा सा। और वहीं मैं आप सभी को बताता हूँ। वैन निंग ने कहा, उन्होंने कहा था कि शैनमू फॉरेस्ट में जो जाता है, वो फॉरेस्ट उसे पहचान लेता है, उसके डर को, उसके प्यार को, उसकी कमजोरी को। और फिर, विंग ने कहा, फिर फिर वो उसी का इस्तेमाल करती है। जैसे ही वैनिंग ने ये कहा, फिर से सब साइलेंस हो गए। रोज ये को इस्तेमाल किया गया है ये मिंचुका को डराने के लिए, वैनिंग ने कहा। वो आवाज उनकी बहन की है। ये वो जानता है, ये फॉरेस्ट जानता है। और वो इसी से ज्यादा टूटेंगे। इसीलिए इसलिए उनका इस्तेमाल किया गया है। जैसे ही निये मिंजू ने ये सुना, उसकी मुट्ठियां बंद हो गई। और ये डुप्लीकेट्स हैं, विंग ने कहा। हमारे अपनों का रूप, ताकि हम कंफ्यूज्ड हो, ताकि हम ट्रस्ट ना करें, ताकि हम अलग हो जाए। डिवाइड एंड कॉन्कर, यानी कि फूट डालो और राज करो। हाँ, लैन वांगची ने विंग का हाथ थामा। विंग ने उसे देखा। लैन वांगची का मैसेज क्लियर था, तुम मुझसे अलग नहीं होगे। विंग ने भी आंखों आंखों से वांगची को कह दिया, मैं तुमसे अलग नहीं होऊंगा। अब दोपहर हुई, सब कैंप पर ही थे साथ में। तब निये मिंजू ने कहा, मैं रैनचियो को ढूंढने जाऊंगा। दगा, नेह सैंग ने कहा। अकेले नहीं, सिचैन ने कहा, मैं साथ में चलूंगा। सिचैन, मिंजू ने कहा। तभी सिचैन ने बोला, मिंजू, तुम अकेले नहीं जाओगे, ये मेरा फाइनल वर्ड है। निये मिंजू ने उसे देखा। लैन सिचैन, जो हमेशा जेंटल था, जो कभी ऑर्डर नहीं देता था, आज उसकी आंखों में वो सॉफ्टनेस नहीं था, वो डिटर्मिनेशन था। ठीक है, ये मिंजू ने कहा। और विंग ने कहा, हम भी साथ चलेंगे। नहीं, लैन वांगची ने कहा। विंग ने उसे देखा, तुम कैंप पर रहोगे। लैन सैन, लेकिन विंग, लैन वांगची की आवाज में वो फॉर्मनेस थी जो आर्गुमेंट की गुंजाइश नहीं छोड़ती थी। अगर तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा। अगर मैं जाऊंगा तो कैंप में कोई नहीं बचेगा जो बाकी सबको रिपोर्ट कर सके। समझे? लैन वांगजी की बात को विंग भी समझ गया। लैन वांगजी उससे कह रहा था कि तुम यहीं रहो, क्योंकि मुझे तुम्हारी ज्यादा जरूरत है यहाँ, इसी जगह पर। जिस पर विंग ने समझते हुए बोला, ठीक है, मैं यहीं रहूंगा। निये मिंजू और लैन सिचैन फॉरेस्ट में गए, बाकी सब कैंप पर रहे। घंटा बीत गया। कैंप पर टेंशन था, यानी कि टेंशन का माहौल था। जियांग चैंग एक जगह बैठ नहीं पा रहा था, बार बार वो उठता, घूमता और फिर से बैठ जाता। जियांग चैंग, बैठो, जियांग यानली ने कहा। तभी जियांग चैंग ने बोला, दी दी वो दोनों। तभी यानली ने कहा, वो ठीक है। जिस पर जियांग चैंग ने चिढ़ते हुए कहा, आपको कैसे पता कि वो ठीक है? जिस पर यानली ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं जिन शान ने चुपचाप जियांग चैंग के लिए पानी लेकर आया। और जियांग चैंग ने उसे देखा एक पल, फिर उसने पानी ले लिया। जिंजो शान वापस चला गया। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं था, लेकिन कुछ था, बहुत छोटा सा, एक समझ शायद। वैन निंग टेंट के पास बैठा था,
उसके हाथ में एक पत्थर था, वही पत्थर जो उसने दूसरे दिन रास्ते में देखा था, जिस पर वो आकृतियाँ थी। उसने उसे उठा लिया था बिना किसी को बताए। अब वो उसे देख रहा था, आकृतियों को, जो बिल्कुल इंसान जैसी थी और उनके ऊपर एक बड़ी आकृति थी, जैसे वो बड़ी चीज़ उन उन इंसानों को खा रही हो। वैनिंग उस पत्थर को गौर से देख ही रहा था कि तभी अचानक से उसे चक्कर जैसा महसूस होने लगा। वैनिंग को समझ में नहीं आया कि उसे क्या हो रहा है। उसने 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की और जैसे ही उसने दोबारा अपनी आंखें खोली, वो देखकर हैरान था। हर जगह अंधेरा था, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। ऐसा लग रहा था जैसे रात हो गया हो। उसने टेंट की तरफ देखा, टेंट वहीं पर था, लेकिन वहां कोई भी इंसान नहीं था। वैनिंग उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने जकड़ लिया हो। वैनिंग के माथे पर पसीना ही पसीना था। वैनिंग इधर उधर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर हिल ही नहीं रहा था, यहाँ तक कि उसकी गर्दन भी नहीं हिल रही थी। तभी वैनिंग को महसूस होता है, दो हाथ जो धीरे धीरे उसके सीने पर चल रहे थे। यानी कि ऐसा लग रहा था कि पीछे से कोई उसे गले लगाने की कोशिश कर रहा है। वैनिंग अपनी आंखों से अपने सीने की तरफ देखता है, तो उसे दो हाथ नजर आते हैं जो बहुत ज्यादा अजीब थे। यानी कि वो हाथ नॉर्मल ह्यूमन के नहीं लग रहे थे। वो हाथ ऐसे थे जैसे किसी लाश की होती है। जैसे अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसका पूरा खून निकल जाने के बाद उसका हाथ कैसे सफेद पड़ जाता है, वैसे ही वो हाथ एकदम सफेद था। और उस हाथ के लंबे लंबे नाखून थे, जिससे ब्लैक कलर का लिक्विड निकल रहा था। वो हाथ बैंडिंग को धीरे धीरे जकड़ रहा था। बैंडिंग दो हाथों को महसूस कर ही रहा था कि अचानक से उसे और दो हाथ महसूस होते हैं जो उसके जांघों को जकड़ रहे थे। वही दो हाथ उसे अपने पैरों पर महसूस होते हैं, यानी कि जांघों के नीचे वाले पैरों पर। ऐसा बैंडिंग देख रहा था कि ये 2 से 6 हाथ हो गए हैं। वो देख रहा था कि तभी उसे उसकी कानों पर एक आवाज सुनाई देती है जो उसे बोल रहा था, "फैनी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? बोलो।" बैनिंग पीछे मुड़ता ही है, लेकिन उसे जो नजर आता है वो देखकर हैरान हो जाता है। वहां पर और कोई नहीं, विंग था। विंग बहुत ही अजीब तरीके से उसके शरीर से चिपका हुआ था। यानी कि विंग के पैर मुड़े हुए थे, विंग के 6 हाथ निकले हुए थे और उन 6 हाथों से विंग वैनिंग को जकड़े हुए था। विंग की टंग निकली हुई थी, उसकी टंग बहुत ज्यादा लंबी थी और वो अपनी उस टंग से वैनिंग को लीक कर रहा था। और विंग मतलब बैनी को महसूस हो रहा था कि विंग के टंग पर खून लगा हुआ है। और वहीं विंग की आंखें हद से ज्यादा बड़ी थी। बैनिंग घबराहट से विंग को देख रहा था कि अचानक से विंग जोर से बैनिंग का नाम चिल्लाता है और बैनिंग झट से वापस से अपने होश में आ जाता है। बैनिंग इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। वो झट से उठ जाता है। वो देखता है कि सभी लोग टेंट पर बैठे हुए हैं और सवेरा है, और उसके हाथ में वही पत्थर है जो उसे वो मतलब वो पत्थर जिसे वो घूर रहा था वो अभी भी उसके हाथ में है। वैनिंग को ऐसा लगा जैसे अभी इसी वक्त उसकी जान निकल जाएगी। वैनिंग ने क्या देखा उसे समझ में नहीं आया। वो हैरानी से हर जगह देख रहा था, लेकिन किसी ने भी वैनिंग को भी नोटिस नहीं किया था। वैनिंग अपने पास ही में रखा पानी का पूरा बॉटल पी जाता है, अपने पसीने को पोंछता है और खुद को समझाता है कि ये सिर्फ उसके लिए एक सपना था, सिर्फ और सिर्फ एक सपना। फिर उसके बाद वैनिंग फिर से उस पत्थर को गौर से देखने लगता है, वो पत्थर जिसमें अजीब अजीब सी आकृतियां बनी होती है। तभी वैनिंग को फिर से एक आवाज सुनाई देती है, वैनिंग। और वैनिंग अपना सर ऊपर करके देखता है। वैनिंग डर गया था, लेकिन वो फिर से अपना चेहरा ऊपर करके देखता है तो वहां और कोई नहीं, विंग था। विंग को देखकर वैनिंग डर जाता है, लेकिन विंग नॉर्मल लग रहा था। वैनिंग किसी तरीके से खुद को संभालता है और विंग वैनिंग को देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और पूछता है, ये क्या है, तुम क्या देख रहे हो वैनिंग? इतना कहकर विंग भी उस पत्थर की तरफ देखता है और वहीं वैनिंग वो विंग को देख रहा था। उसे विंग को देखकर
डर लग रहा था क्योंकि उसने जैसा अभी विंग का रूप देखा था वो बहुत ज़्यादा भयानक था। लेकिन वेन्निंग जानता था कि ये रियलिटी नहीं थी। उसने जो भी देखा वो एक ड्रीम था, इसलिए वो खुद को अच्छे से सँभालता है। और वेन्निंग वेन्निंग वो धीरे से वो पत्थर विंग को दिखाता है। विंग ने वो पत्थर हाथ में लिया और उसे देखा। जैसे ही विंग ने उस पत्थर को देखा, उसका चेहरा एकदम से सीरियस हो गया। विंग ने कहा, "ये तुम्हें कहाँ मिला?" जिस पर वेन्निंग बोलता है, "ये मुझे दूसरे दिन रास्ते में मिला विंगा।" जिस पर विंग ने बोला, "तुमने पहले क्यों नहीं बताया?" जिस पर वेन्निंग ने बोला, "मुझे लगा शायद कुछ नहीं है, शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ।" विंग ने पत्थर को और ध्यान से देखा। आकृतियों के नीचे कुछ और था, एक लिपि, बहुत पुरानी लिपि। ये भाषा, विंग ने कहा, "मुझे नहीं पता कौन सी है।" विंग की आंखें नैरो हुई। उसने मैंग याओ को आवाज लगाया। मैंग याओ आया और उसने भी पत्थर देखा। उसका भी चेहरे का रंग बदल गया उस पत्थर को देखकर। तभी विंग ने मैंग याओ से पूछा, "ये क्या है? क्या आप इसके बारे में जानते हैं?" जिस पर मैंग याओ ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, "ये ये बहुत पुरानी भाषा है विंग। मैंने यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में एक बुक देखी थी, हिस्ट्री की। इसका मतलब है क्या?" विंग ने पूछा। तभी मैंग्याओ ने ऊपर देखा सबकी तरफ और बोला, "जो आए हैं वो रहें, जो रहें वो बने, जो बने वो हमारे।" जैसे ही मैंग्याओ ने ये बोला, सब चुप हो गए। "इसका मतलब क्या है?" नेहसैंग ने कहा। "इसका मतलब," मैंग्याओ ने धीरे से कहा, "ये फॉरेस्ट एक ट्रैप है। जो यहाँ आता है, फॉरेस्ट उसे अपना हिस्सा बना लेता है। उसकी आत्मा को, वो बंद आँखों वाली रोज़ ये वो आत्मा थी जो फॉरेस्ट की हो गई थी। और वो डुप्लीकेट्स, वो भी, वो सब जो यहाँ आए और कभी नहीं गए, वो सब अभी भी यहीं थे, फॉरेस्ट के हिस्से के रूप में।" मैंग्याओ की बात को सुनकर वहां पर जितने लोग भी थे, उन सभी के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। सबको यकीन नहीं आ रहा था कि वो लोग मजे के लिए जिस जगह पर आए थे, अब वो उन्हें सजे दे रहा था। वो बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे, डर चुके थे। किसी के भी मुँह से कोई आवाज़ नहीं निकल रहा था। सबके चेहरे पर 12 बजे हुए थे क्योंकि अब बात जान पर आ चुकी थी। अब हम यहाँ से 1.5 घंटे के बाद का सीन देखते हैं। निये मिंचू और लैन सिचैन वापस आ गए थे बिना रोज़िए के, लेकिन उनके चेहरे काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहे थे। लैन सिचैन का चेहरा जो हमेशा काम रहता था, आज डिस्टर्ब था। उनकी आंखें कुछ देख चुकी थी जो शायद उन्हें देखना नहीं चाहिए था। वह निये मिंजू का चेहरा बिल्कुल पत्थर जैसा था, लेकिन उनकी आंखों में कुछ था, वो चीज जो निये मिंजू में कभी नहीं होती थी, और वो थी हेल्पलेसनेस। क्या हुआ? विंग ने उन दोनों के चेहरे को देखकर पूछा। तभी लैंस चैन ने बताया, वो दोनों गए थे रोजिए को ढूंढने। काफ़ी अंदर तक गए थे, लेकिन एक जगह उन्हें एक क्लियरिंग मिली। उस क्लियरिंग में पुराने पेड़ों पर कपड़ों के टुकड़े थे, बहुत पुराने, जैसे किसी के कपड़े सालों पहले वहां छूट गए हो। और उन उन पेड़ों पर नाम खुदे हुए थे, सैकड़ों नाम, हर पेड़ पर वो नाम। इतना कहकर सिचन की आवाज कांप रही थी। सिचन ने बोला, वो उन लोगों के थे जो जो यहाँ आए थे और कभी नहीं गए यहाँ से, और रोज ये रोज ये। इतना कहकर सिचन रुक गए और फिर नियम मिंजू ने बोला, बिना एक्सप्रेशन के। नियम मिंजू ने कहा, उसका नाम एक पेड़ पर था। जैसे ही नियम मिंजू ने ये कहा, सब शांत हो गए। नियम मिंजू ने कहा, वो उस पेड़ पर उसके नाम तक ताज़ा खुदे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे हाल ही में किसी ने उसका नाम उस पेड़ पर लिखा हो। मैं मेरी बहन। ये मिंजू की सांसें रुक रही थी। डगा, वो जिंदा है, नेह सैन ने कहा। तभी निये मिंजू ने कहा, इतने सटेंटी से जो दिल तोड़ती थी, वो वो जिंदा है। मैं मानता हूँ वो जिंदा है, मैं मानता हूँ। कोई उस वक्त आर्ग्यू नहीं कर सका। कोई नहीं जानता था सच, और सच शायद सह नहीं जाता।
अब शाम का वक्त देखते हैं। सूरज ढल रहा था और सब जानते थे फिर रात आएगी। आज रात और डेंजरस हो सकती है, लैन वांगजी ने कहा। क्यों? जियांग चैंग ने पूछा। वांगजी ने जवाब दिया, क्योंकि हम जान गए हैं, फॉरेस्ट को पता है कि हम जान गए हैं, तो अब वो वेट नहीं करेगी। जैसे ही वांग जी ने ये कहा, सब चुप हो गए। तभी विंग ने कहा, एक काम करते हैं, आज रात कोई अकेला नहीं होगा, कोई टेंट से बाहर नहीं निकलेगा, कोई किसी भी आवाज पर बाहर नहीं जाएगा, चाहे जो भी आवाज हो, चाहे किसी की भी आवाज हो। लैन वांगजी ने ऐड किया, नियो मिंजू की तरफ देखते हुए। नियो मिंजू की जॉ थोड़ी टाइट हुई और उसने हाँ में जवाब दिया कि वो किसी की भी आवाज पर बाहर नहीं जाएगा। हम सब एक टेंट में रहेंगे, विंग ने कहा, और वो टेंट बड़ा होगा, यानी कि सबसे बड़ा टेंट। हम सब वहीं रहेंगे और सब साथ में रहेंगे। बॉनफायर पूरी रात जलती रहेगी, और अगर बॉनफायर बुझ गई तो हम क्या करेंगे? नेह सेंग ने कहा। तभी विंग ने बोला, एक्स्ट्रा वुड है, हम बॉनफायर बुझने नहीं देंगे, चिंता मत करो। जिस पर नेह सेंग ने भी हाँ में सिर हिलाया। अब प्लान बना, टेंट सेट हुआ, बॉनफायर जली, सब अंदर गए। 10 लोग एक टेंट में। तंग था और असुविधाजनक भी था, लेकिन सब साथ थे। रात के 9 बज रहे थे, बॉनफायर जल रही थी, अंदर कोई नहीं सो रहा था। विंग और लैन वांगजी साथ बैठे थे। विंग लैन वांगजी के कंधे पर सिर रखे हुए था। जियांग यानली और जिंजू शान बगल में थे। यानली की आंखें बंद थी, लेकिन उसकी बंद आंखों में नींद नहीं थी। नियम मिंजू अकेला बैठा हुआ था, सबसे अलग। उसके पास जाने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। वहीं लैन सिचैन उससे थोड़ी दूर पर बैठा हुआ था। उसकी नजर नियम मिंजू पर ही थी। लैन सिचैन बस उसे देख रहा था कि वो कैसा है, कैसा महसूस कर रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। वही वैनिंग, वो पत्थर हाथ में लिए हुए था। मैंग्याओ उसके बगल में था, उसकी आंखें टेंट के बाहर थी। नेह सेंग पहली बार, उसका पंखा बंद था। वो निय मिंजू और लैंसी चैन के बीच में बैठा हुआ था, दोनों के बीच, जहां उसे लगता था कि वो सेफ है। रात के लगभग 10 बज रहे थे और पहली आवाज आई, और वो थी हंसी की, बिल्कुल विंग की जैसी हंसी। जैसे ही सबके कानों पर विंग की हंसी सुनाई दी, सबने विंग की तरफ देखा। विंग का मुंह बंद था, फॉरेस्ट से उसकी हंसी आ रही थी, वही खुली बेफिक्री हंसी जो उसकी पहचान थी। विंग की सांसें तेज हो गई। लैन वांगजी ने उसका हाथ कसकर थाम लिया और कहा, ध्यान मत दो। तभी विंग ने कहा, कि मेरी आवाज है। तभी वांगजी ने कहा, विंग, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान मत दो। वांगजी की बात को सुनकर विंग चुप रह गया और उसने वांगजी का हाथ कसकर थाम लिया। वो हंसी जारी रही, लेकिन फिर उस हंसी में एक और आवाज शामिल हुई। वो आवाज थी लैन वांगजी की, वही फ्लैट क्लेम टोन। वो बोल रहा था, विंग बाहर आओ, विंग। जैसे ही विंग ने वांगजी की आवाज को सुना, उसकी रूह कांप सी गई, उसकी सांसें रुक सी गई थी, क्योंकि लैन वांगजी, रियल लैन वांगजी उसके सामने था, वहीं पर उसका हाथ थामे, लेकिन बाहर उसकी आवाज आ रही थी, ध्यान मत दो। रियल लैन वांगजी ने कहा, और अपनी आवाज को सुनकर भी उसकी आंखें बिल्कुल भी नहीं हिली, जैसे कि वो जानता था कि ये नकली है। वही विंग ने वांगजी की तरफ देखा। विंग के मन में ये बातें गूंज रही थी, जो उसके सामने है वही रियल है, यही असली है, जो मेरे बगल में बैठा हुआ है वो बाहर नहीं है, वो बाहर नहीं है। इतना सब सोच रहा था विंग कि तभी वांगजी ने विंग को हिलाया और बोला, तुम्हें समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, बाहर की बातों पे ध्यान मत दो विंग। तभी विंग ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो वांगजी के और भी ज्यादा करीब चला गया, और वांगजी ने प्रोटेक्टिवली विंग को अपने आर्म्स में कवर कर लिया। अब वहीं रात के 11 बजे के आसपास जियांग यानली की आंखें खुली। उसने देखा कुछ था बाहर से। टेंट के कैनवस पर कुछ उंगलियों के निशान थे, वहीं
जो वैन निंग ने देखे थे, लेकिन इस बार बहुत सारे, लगभग 10, 20 या फिर 30 पूरे टेंट पर हर तरफ से। सब उठो, जियांग यानली ने कहा। उनकी आवाज शांत थी, इतनी शांत कि डरावनी लग रही थी। यानली की आवाज को सुनकर सब उठे। सबने कैनवस को देखा। बाहर से उंगलियों के निशान धीरे धीरे कैनवस को दबा रहे थे। अंदर की तरफ नेह सैंग की चीख निकलने ही वाली थी कि निये मिंजू ने उसका मुंह हाथ से बंद किया और बोला, शोर मत करो। जिस पर नेह सैंग ने सिर हाँ में हिलाया और निये मिंजू ने अपना हाथ उसके मुंह से हटाया। वो उंगलियां कैनवस पर और जोर से दबाई गई। टेंट हिला। बॉनफायर विंग ने कहा। जियांग चैंग ने टेंट का जिप खोला, बस थोड़ा सा, और देखा बॉनफायर जल रही थी, लेकिन आसपास वो थे, वो शेप्स, वो फिगर, बहुत सारे कैंप के चारों तरफ। सबके चेहरे उन्हीं सबके चेहरे जैसे थे। विंग, वांगची, यानली, नियमिंजू, सब 10 लोग अंदर थे और बाहर उनके डुप्लीकेट्स थे, हर एक का। जियांग चैंग ने जिप बंद की। कितने हैं? विंग ने पूछा। जियांग चैंग ने जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे से सब पता चल गया था। बहुत, बहुत सारे। रात के अब लगभग 12 बजे हुए थे। टेंट पर अटैक तेज हो गया था। उंगलियां नहीं, बल्कि अब मुट्ठियां कैनवास पर बार बार अंदर की तरफ वो मुट्ठियां धंसती जा रही थी। ये टेंट अब ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, मैंग याओ ने कहा अपने शांत आवाज में, जैसे सिचुएशन को एनालाइज कर रहा हो। अब क्या करें? जियांग चैंग ने कहा। बॉन फायर के पास जाना होगा, लैन वांगजी ने कहा। बाहर उन सबके बीच? निह सेंग ने कहा। बॉन फायर के पास वो नहीं आएंगे, आग से शायद वो डरते हैं। तुम्हें कैसे पता? जियांग चैंग ने कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन वो अभी तक वहां पर नहीं आए, इसलिए शायद ये काम कर जाए। लैन वांगजी ने जैसे ही ये कहा, जियांग चैंग चुप हो गया। ये बेस्ट ऑप्शन है, मैंग याओ ने कहा। तो साथ निकलते हैं, एक साथ बॉन फायर तक भागते हैं, विंग ने कहा। भागते हैं? नेह सैंग ने कहा। हाँ भागते हैं, विंग ने कहा। उनके बीच से नेह सैंग तो काफी ज्यादा डर गया था, लेकिन फिर भी उसने हाँ में सिर हिलाया और बोला, ठीक है, वो ये भी करके देख लेते हैं। हैसांग, निये मिंजू ने नेह सैंग को आवाज दी और नेह सैंग ने निये मिंजू को देखा। निये मिंजू ने नेह सैंग से कहा, मेरे साथ ही रहना, मेरा हाथ मत छोड़ना। जैसे ही निये मिंजू ने ये कहा, निये हुसैंग ने अपने भाई की आंखों में देखा और बोला, ठीक है दगा, मैं आपके साथ ही रहूंगा। सब तैयार हैं? विंग ने पूछा। सबने हाँ में जवाब दिया। लैन वांगजी विंग के सबसे पास था। मैं आगे हूँ, लैन वांगजी ने कहा। लैन सैन, तभी लैन ने कहा, यानी कि वांगजी ने कहा, मैं आगे हूँ विंग। जिस पर विंग ने ज्यादा आर्ग्यू नहीं किया। जियांग चैंग ने सिप खोला और वो सभी धीरे धीरे बाहर निकले और उन्होंने देखा कि चारों तरफ उनके डुप्लीकेट्स फैले हुए हैं। वो खड़े हैं स्थिर और उन्हें देख रहे हैं। बॉनफायर लगभग 5 कदम की दूरी पर थी। 5 कदम उनके बीच से। लैन वांगजी आगे था, विंग ठीक उसके पीछे। वो चले काफी तेजी से। जैसे ही वो सब हिले, डुप्लीकेट्स भी हिले। उनमें से एक विंग का डुप्लीकेट सीधे उनकी तरफ आया। लैन वांगजी ने उसे हाथ से धकेला। वो डुप्लीकेट वांगजी का हाथ जैसे ही उस डुप्लीकेट से टच हुआ, वांगजी ने महसूस किया कि वो बहुत ज्यादा ठंडा है, बिल्कुल बर्फ जैसा। लेकिन अब वांगजी को उसके हाथ में जलन होने लगी थी, बहुत ही ज्यादा तेज जलन। ये बहुत ज्यादा अजीब था, क्योंकि वो डुप्लीकेट तो ठंडा था, लेकिन वांगजी का हाथ अब बहुत ही ज्यादा तेजी से जलने लगा था। लेकिन फिर भी लैन वांगजी ने अपना हाथ नहीं खींचा, उसने उसे धकेला और वो डुप्लीकेट हट गया। भागो, वांगजी ने कहा। सब भागे बॉनफायर की तरफ। वो सभी डुप्लीकेट्स, उन्होंने उनको घेर लिया और काफी ज्यादा तंग किया। निये मिंजू ने एक को धकेला, दो को धकेला। जियांग चैंग ने एक को मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी पूरी तरीके से बर्फ की तरह ठंडी हो गई थी। जियांग चैंग को अपनी मुट्ठी में दर्द होने लगा और सब किसी तरीके से उस बॉनफायर के पास पहुंचे। जैसे ही वो सब बॉनफायर के पास पहुंचे, डुप्लीकेट्स अचानक से रुक गए। आग के घेरे से वो बाहर हो गए। वो सभी डुप्लीकेट्स थोड़ा दूर हो गए, क्योंकि उन्हें
जहाँ पर आग की लपटें ज़्यादा महसूस हो रही थी, वो वहाँ पर खड़े नहीं हो पा रहे थे। ये वांग जी का जो प्लान था वो काम कर गया था। वो सभी डुप्लीकेट्स थोड़ी दूर में खड़े होकर उन्हें घूर रहे थे और वो सभी भी अपनी डरी हुई आंखों से उन सभी को देख रहे थे, यानी कि उन सभी डुप्लीकेट्स को देख रहे थे। सब बॉन फायर के पास थे, उनकी सांसें तेज थी, दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी विंग ने गिना, 1 2 3, 9। कोई, उसने फिर से गिना, 9। कोई कम है। सबने एक दूसरे को देखा और गिना, 9। कौन? जियांग यानली की आवाज कांपी। सबने एक दूसरे को देखा। निये मिंजू, निये सैंग, लैन सिचैन, मैंग याओ, जियांग चैंग, जियांग यानली, जिनजू शान, विंग, लैन वांगजी। 9, 10 होने चाहिए थे। वैनिंग, वैनिंग कहाँ था? वो टेंट में ही था। जियांग चैंग ने कहा, क्या वो निकला नहीं? विंग ने कहा, मैंने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। सब शांत हो गए। विंग ने टेंट की तरफ देखा। डुप्लीकेट्स उसके आसपास थे, लेकिन वो उसमें नहीं जा रहे थे। वो अंदर है। विंग, लैन वांगजी ने कहा, वो अंदर है लैन जैन, हम उसे छोड़ नहीं सकते। हम सबको मिलकर इस फॉरेस्ट से बाहर जाना है। मुझे पता है, वांगजी ने कहा। विंग ने उसकी आंखों में देखा और लैन वांगजी ने भी उसकी आंखों में देखा। दोनों जानते थे। साथ, लैन वांगजी ने कहा, जिस पर विंग ने भी हाँ में सिर हिलाया। दोनों उठे। हम भी जाएंगे, जियांग चैंग ने कहा। नहीं, विंग ने कहा, तुम सब यहीं रहो, बॉन फायर के पास, मैं और वांगजी जाएंगे। लेकिन विंग, जियांग चैंग ने आवाज लगाई। जियांग चैंग, विंग ने उसे देखा। उन आंखों से जो हमेशा हंसती थी, आज उन आंखों में हंसी नहीं थी, बल्कि एक डर था, शायद अपनों को खोने का। यान ली दीदी, इसका ख्याल रखना, हम आते हैं। जियांग चैंग का गला भर आया। तू वापस आएगा ना? जिस पर विंग ने हाँ में सिर हिलाया। विंग और वांगची बॉनफायर के घेरे से बाहर निकले। डुप्लीकेट्स उन्हें ही घूर रहे थे और उन्होंने उनको घेर लिया, लेकिन इस बार वो रुके नहीं। लैन वांगची आगे था और विंग उसके पीछे था। एक डुप्लीकेट लैन वांगची जैसा दिखने वाला था, वो बिल्कुल उसके सामने आ गया, रियल लैन वांगची के सामने। एक तरफ नकली लैन वांगची था और एक तरफ असली लैन वांगची था। रियल लैन वांगची ने उसे देखा, अपना ही चेहरा, लेकिन खाली आंखें। ये वो नहीं था। वांगजी ने उसे धकेला और वो हट गया। फिर दूसरा आया, फिर तीसरा। हर बार वांगजी उन्हें हाथों से धक्का देते जा रहा था और वांगजी को ऐसा लग रहा था जैसे वो बर्फ को हटा रहा हो, लेकिन वो दोनों रुके नहीं। वो दोनों टेंट तक पहुंचे और अंदर गए। वैनिंग अंदर था, एक कोने में सिमटा हुआ, उसकी आंखें बंद थी, वो कांप रहा था। वैनिंग, विंग उसके पास गया। वैनिंग ने आंखें नहीं खोली। वैनिंग, हम हैं, विंग और लैन वांगजी। लेकिन वैनिंग की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। विंग ने उसका कंधा हिलाया। वैनिंग कांपता रहा। क्या हुआ इसे? विंग ने लैन वांगजी को देखा। तभी लैन वांगजी ने वैनिंग को देखा ध्यान से। उसके हाथ में वो पत्थर था, वो पत्थर जिस पर वो आकृतियां थी, वो गर्म था और लाल था। वो पत्थर छुड़वाओ, वांगजी ने कहा। विंग ने वैनिंग के हाथ से पत्थर लिया। वैनिंग ने तुरंत ही आंखें खोली। उसकी आंखें नॉर्मल थी, लेकिन उसका चेहरा, वो किसी चीज से डरा हुआ था, जो वो नहीं थी। वैनिंग, हम हैं। वैनिंग ने कांपती आवाज से विंग का नाम लिया। विंग। तभी विंग ने जवाब दिया, हाँ, हम हैं। वैनिंग ने उसे देखा, फिर लैन वांगजी को देखा और बोला, मुझे मुझे दिखा, यहाँ। तभी विंग ने कहा, क्या दिखा? वैन निंग कांपा और बोला, सबकी मौत, एक एक करके सबकी आवाज टूट रही थी। मैंने देखा, सब मर रहे थे। तुम, जियांग गगा, यांगी दीदी, सब। और मैं बस देख रहा था, मैं बस देख रहा था। विंग, वांगजी ने कुछ सोचा और कहा, ये हेलुसिनेशन है। वो पत्थर, उसने वैन निंग को ये सब दिखाया है। वो जो फॉरेस्ट चाहती थी कि वो ये सब देखे। तभी विंग ने वैन निंग को कसकर पकड़ा। कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, बाहर हैं सब, बॉन फायर के पास। तभी वैन निंग ने पूछा, सच में सब ठीक है ना? तभी विंग ने जवाब दिया, सच में सब ठीक है, हम तुम्हें यहाँ लेने आए हैं, चलो। वैन निंग की सांस थोड़ी धीमी हुई और वांगजी ने बोला, चलो, हमारे साथ चलो।
वो तीनों टेंट से बाहर निकले। डुप्लीकेट्स वहां थे, लेकिन अब कम थे, जैसे कुछ जा चुके हों वहां से, या फिर वो डुप्लीकेट्स अब अपनी एनर्जी कहीं और लगा रहे थे। विंग, वांगजी और वैनिंग वो बॉन फायर की तरफ चले। लगभग वो वहां पहुंच ही गए थे कि तभी कुछ हुआ। एक आवाज आई पीछे से। ये आवाज वैन निंग की आवाज थी। उस आवाज ने कहा, विंग रुको। विंग ने जैसे ही ये सुना, विंग ऑटोमेटिकली रुक गया। लैंड वांगजी ने उसे पकड़ा और कहा, विंग रुको मत, वो वैन निंग नहीं है, वैन निंग आगे है, देखो। और विंग ने देखा, वैन निंग, रियल वाला वैन निंग उनके आगे था। बॉन फायर की तरफ वो जा रहा था। तो पीछे से जो आवाज आई, वो आखिरकार कौन है? विंग ने पीछे देखा। एक शेप थी, बिल्कुल वैन निंग जैसी खड़ी हुई थी, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में था, थोड़ा ऊपर। जैसे ही विंग ने ये देखा, विंग की सांसें रुक सी गई। लैन वांगजी ने विंग को खींचा आगे की तरफ और बोला, भागो। वो भागे बॉन फायर की तरफ। वो बॉन फायर तक पहुंचे और वो शेप जो बिल्कुल वैन निंग की तरफ दिख रही थी, वो पीछे रह गई। अब सब इकट्ठा थे, 10, 10 के 10। विंग ने फिर से गिनती की, 3 बार गिनती की, सब 10 हैं। सबने आंखें बंद कर ली और सबने रिलीफ की सांस ली। फिर विंग ने वैनिंग को देखा और पूछा, तुम ठीक हो? जिस पर वैनिंग ने कहा, हाँ, अब मैं ठीक हूँ। वो पत्थर विंग के हाथ में था अभी भी। उसने उसे बॉन फायर में फेंक दिया। पत्थर जला और जैसे ही वो पत्थर जला, एक आवाज आई फॉरेस्ट से, एक चीख, जैसे किसी को बहुत ज्यादा दर्द हुआ हो। डुप्लीकेट्स जो घेरे में खड़े हुए थे, एक पल के लिए हिले, फिर वापस से वो खड़े हो गए, लेकिन उनकी संख्या कम थी। वो पत्थर, मैंग याओ ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, उस पत्थर में कुछ था, फॉरेस्ट का हिस्सा। जब जला, कुछ कमजोर हुआ। इसका मतलब इसे हराया जा सकता है। हाँ, विंग ने जवाब दिया। पहली बार उन सबके चेहरों पर एक चीज आई और वो थी होप। लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी और फॉरेस्ट ने ये सुन लिया था, होप। उसे ये होप पसंद नहीं आया था। अब रात के 2 बजे हुए थे, सब बॉन फायर के पास बैठे थे, तभी जियांग यानली की आवाज आई। लेकिन यानली तो वही थी, बॉन फायर के पास, लेकिन आवाज आई थी बाहर से, आजी, मुझे डर लग रहा है, आजी। जैसे ही जियांग चैंग ने ये आवाज सुनी, उसकी सांसें रुक सी गई। ये उसकी दीदी की आवाज थी, बिल्कुल उसकी दी की तरह। वो आवाज बोल रही थी, आजी, अंदर ठंड है, बाहर आओ। जियांग चैंग का पूरा जिस्म तन सा गया। उसकी दी, उसकी रियल दी उसके बगल में बैठी थी। उसने यानली को देखा और यानली ने उसे देखा। उनकी आंखों में वही दर्द था जो निये मिंजू के लिए रोजिए की आवाज में था। तभी फिर से जियांग चैंग को आवाज सुनाई दी, आजी प्लीज। जियांग चैंग की मुट्ठी बंद हो गई। बंद करो, उसने जोर से कहा फॉरेस्ट की तरफ, बंद करो ये। जियांग चैंग के चिल्लाने के बावजूद भी आवाज जारी रही। तभी जियांग चैंग फिर से चिल्लाया, बंद करो ये, बंद करो। उसकी आवाज टूट गई थी। यानली ने उसका हाथ थामा। आचिंग, मैं यही हूँ, यानली ने कहा। मुझे पता है सीजे, मुझे पता है, जियांग चैंग ने कहा। तभी यानली ने कहा, घबराओ मत, मैं यही हूँ। वो कोशिश कर रहे हैं कि हम टूटे, लेकिन हमें टूटना नहीं है, समझे। तभी जियांग चैंग ने यानली का हाथ कसकर पकड़ लिया और बाहर की आवाज को इग्नोर करता रहा। उसकी आंखें भर आई थी, लेकिन उसने खुद को रोने नहीं दिया। अब रात के 3 बजे आवाजें बंद हो गई। डुप्लीकेट्स धीरे धीरे गायब हो गए। फॉरेस्ट शांत हो गया। वो शांति जो अब डरावनी लगती थी। सब बैठे रहे, कोई उनमें से सोया नहीं। अब सुबह होने लगी थी। आसमान में हल्का नीला ग्रे रंग आया। लैन वांगजी ने देखा, विंग उसके कंधे पर सो गया था, बिना जाने। थकान इतनी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कब वांगजी के कंधे पर सिर रखकर सो गया। वांगजी ने विंग को हिलाया नहीं, उसने बस उसे थामे रखा। कुछ देर के लिए वो उसे सोने देना चाहता था। अब वांगजी ने उस फॉरेस्ट की तरफ देखा जहाँ घने घने पेड़ थे और वहाँ उन पेड़ों के बीच बहुत ज्यादा अंधेरा था। और उस अंधेरे में वांगजी जानता था कि उस अंधेरे में कुछ है,
जो इस वक्त उसे देख रहा था। वो इंतजार कर रहा था। लैन वांगजी ने अपनी नजरें नहीं हटाई और मन में सोचा, तुम जो भी हो, मैं यहाँ हूँ। विंग को तुम तक मैं नहीं पहुंचने दूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वांगजी अपनी दृढ़ आंखों से उस अंधेरे की तरफ देख रहा था और उस अंधेरे में छुपा वो जो भी चीज था, वो शायद वांगजी की आंखों के चमक से समझ गया था कि इस इंसान पे वश पाना इतना भी आसान नहीं है। अब सुबह की रोशनी आई और उसके साथ एक और खबर आई। वैन निंग ने कैंप के पास एक चीज उसे नजर आई। एक पुराना पत्थर जमीन में धंसा हुआ था। उस पर वही लिपि लिखी हुई थी, लेकिन इस बार अलग वर्ड्स थे। मैंग याओ ने उस वर्ड्स को पढ़ा और जैसे ही उसने ये पढ़ा, उसका चेहरा बदल गया। ये क्या है? विंग ने पूछा। तभी मैंग याओ ने ऊपर देखा और बोला, 7 रात, 7 बलि, 8वीं रात, सब। जैसे ही मैंग याओ ने ये कहा, सब चुप हो गए। इसका मतलब? न्यू सैंग की आवाज कांपी। इसका मतलब? मैंग याओ ने धीरे से कहा और बोला, इसका मतलब ये है कि फॉरेस्ट हर रात एक को लेगा और 8वीं रात जो बचे हैं, आज चौथी रात थी। रोज ये पहले दिन गई, अभी तक एक, बाकी 6 रातें, बाकी 9 लोग और 8वीं रात सब कोई। हमें निकलना होगा, विंग ने कहा। 7वीं रात होने से पहले हमें रास्ता ढूंढना होगा। तभी जियांग चेंग ने कहा, रास्ता नहीं है। तभी विंग ने कहा, ढूंढना होगा, किसी तरीके से हमें ढूंढना ही होगा। विंग ने जैसे ही ये कहा, सब चुप हो गए। और रोज ये मिंचू ने कहा। सवाल वही था और दर्द भी वही था। विंग ने उसे देखा और कहा, गगा, हम उसे भी निकाल लेंगे। तभी मिंजू ने कहा, कैसे? जिस पर विंग ने कहा, पता नहीं अभी तो, लेकिन हम कोशिश करेंगे, उन्हें हम निकाल लेंगे यहाँ से। मिंजू ने उसे देखा लंबे समय तक, फिर उसने अपना सिर हाँ में हिलाया, क्योंकि मिंजू देख रहा था विंग को। जब विंग हार नहीं मान रहा है तो वो कैसे हार मान सकता है, जबकि बहन तो मिंजू की ही थी। मिंजू ने भी मन में सोचा, मैं भी हार नहीं मानूंगा, तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक आखिरी पल ना आ जाए। विंग ने भी मन में ठाना कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, और वहीं सबने भी सोचा कि वो सब भी कोशिश करेंगे। वो यहाँ मर नहीं सकते। वो यहाँ कैसे अपनी कहानी खत्म होने दे सकते हैं? नहीं, उन्होंने ये नहीं सोचा था, और जो उन्होंने नहीं सोचा था वो उसे होने नहीं देंगे। अब हम देखते हैं, सुबह की रोशनी थी, लेकिन वो रोशनी जो पहले 3 दिन सुनहरी थी, नर्म थी, जैसे फॉरेस्ट उनका स्वागत कर रही हो, आज वैसी नहीं थी। आज की रोशनी ठंडी थी, पीली सफेद, जैसे बीमार आदमी का चेहरा। पेड़ों की छाया लंबी थी, इतनी लंबी कि बॉन फायर तक पहुंच रही थी, और बॉन फायर जो रात भर जली थी, अब बुझ रही थी। उसकी आखिरी चिंगारियां बची हुई थी। विंग उन चिंगारियों को देख रहा था। हर चिंगारी एक पल की तरह थी, जलती है और फिर बुझ जाती है। हम कितनी देर चलेंगे? विंग अपना सिर नीचे किए यही सब सोच रहा था कि उसकी जिंदगी भी तो यहाँ जल रही है, लेकिन उसकी जिंदगी कब बुझ जाए ये खुद विंग को भी नहीं पता। विंग सोच रहा था कि उसके पास आखिरकार कितना समय बचा है। क्या वो भी इस जंगल के अंधकार में खो जाएगा? क्या वो भी बुझ जाएगा? यही विंग सोच रहा था। विंग विंग अपना नाम सुनता है तो विंग अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखता है, तो उसे सामने लैन वांगजी नजर आता है, जिसके हाथ में 2 कप थे चाय के। वांगजी विंग के पास आता है और बोलता है, यान लीजिए ने बनाया है। विंग ने कप लिया और पहला घूंट लिया। चाय गर्म था और मीठा भी था। यान ली दीदी इस हालत में भी सबके लिए कितना सोचती है। इतना कहकर विंग का गला भर आया था। लैन सहन, हम्म, मुझे माफ करना। लैंड वांगजी ने विंग की तरफ देखा। ये ट्रिप मेरी वजह से है, और रोज ये, वो भी सिर्फ मेरे कारण ही आज यहाँ हम सबके बीच नहीं है। ना जाने वो किस हालत में होगी। मिंजू काका को मैं अपना चेहरा भी नहीं दिखा पा रहा हूँ। आखिरकार मैं अपना ये चेहरा कैसे उनके सामने लेकर जाऊं? मेरे कारण उनकी बहन आज उनके साथ नहीं है, उनका कोई खबर नहीं है। यहाँ तक कि मैंने अपनी मस्ती के लिए कितने सारे लोगों की जान को खतरे में डाल दिया है। मुझे समझ में नहीं आता मैंने इतनी बेवकूफ़ी भरी हरकत क्यों की वांगजी? क्यों? भीख, ऐसा नहीं है।
मेरी बात तो सुनो। नहीं लहज़न, नहीं, तुम मेरी बात सुनो। मुझे कहने दो। मेरा मेरा दिल बोझ से दबा जा रहा है। मुझे कहना है। विंग ने इतना कहकर अपना कप ज़मीन पर रखा और लैन वांगजी की तरफ मुड़ गया। सीधे उसकी आँखों में विंग देख रहा था। विंग ने कहा, मेरी गलती है। ये मेरा प्लान था। वैन निंग ने हमें वार्निंग दी थी। मैंने नहीं सुना। अगर मैं उसकी वार्निंग सुन लेता तो। तभी वांगजी कहता है, तो हम यहाँ नहीं होते। हम यहाँ नहीं होते। वांगजी ने एग्री किया। लेकिन ये फॉरेस्ट, ये पहले से था और ये बहुत पहले से लोगों की जान लेता है। विंग, तुम खुद को क्यों दोषी दे रहे हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये फॉरेस्ट तुमने तो नहीं बनाया ना? तुम तो सबकी जान नहीं ले रहे हो ना? तभी विंग कहता है, लेकिन मैं यहाँ सबको लाया था। मैं लेके आया था। अगर मैं मना कर देता तो आज सब अपने अपने घर पे सुरक्षित होते। तभी वांगजी कहता है, हाँ। विंग को उम्मीद थी कि लैन वांगजी कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, कहेगा नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन उसने नहीं कहा, क्योंकि लैन वांगजी झूठ नहीं बोलता था। और लैन वांगजी ने आगे कहा, तुम सबको यहाँ से निकालोगे भी? तुम लेकर आए हो ना? विंग, तुमने गलती की है, मैं मानता हूँ। लेकिन तुम्हें इस गलती को सुधारना होगा। सबको यहाँ से बाहर निकाल कर। विंग ने उसे देखा और कहा, वांगजी, ये सर्टेनिटी कहाँ से है? जिस पर वांगजी ने विंग की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ विंग। जैसे ही वांगजी ने ये कहा, विंग की आंखें भर आई। ये एक सेंटेंस जो वांगजी ने कहा, इसमें इतना कुछ था। लैन वांगजी उसे जानता था, सच में पूरा। वो उसे जानता था। उसने, यानी कि विंग ने लैन वांगजी का हाथ थाम लिया और कहा, थैंक यू वांगजी, मुझ पर भरोसा करने के लिए। जिस पर वांगजी ने कहा, थैंक्स नहीं। क्यों वांगजी, थैंक्स क्यों नहीं? तो मुझ पर भरोसा करते हो? जिस पर वांगजी ने कहा, क्योंकि ये सच है। थैंक्स सिर्फ फेवर के लिए होता है। वांगजी की बात पर विंग हंस दिया, एक छोटी सी हंसी, थकी हुई लेकिन रियल। लैन वांगजी ने वो हंसी देखी और उसका दिल थोड़ा हल्का हुआ। अब हम देखते हैं अगला सीन। सब नाश्ते पर बैठे हुए थे। यांली ने खाना बनाया था, सिंपल दाल और चावल, कैंपिंग स्टोव पर। किसी ने कुछ नहीं कहा, सब खाना खाते रहे। निये मिंजू ने भी खाना खाया, मैकेनिकली, जैसे शरीर को फ्यूल देना जरूरी है, सिर्फ इसीलिए ही वो खाने को खा रहे थे। वही नीह सेंग उनके बगल में बैठा था, अपना पंखा बंद किए। उसने अपने भाई की प्लेट में थोड़ा सा और खाना दिया। निये मिंजू ने उसे देखा। नीह सेंग ने नजर नहीं मिलाई, बस आगे देखता रहा। निये मिंजू ने वो खाना भी खा लिया। यही था यही था जो निह सेंग कर सकता था। इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकता था। और उसने ये किया भी जो वो कर सकता था। अब हम सबके खाना खाने के बाद का सीन देखते हैं। प्लान बनाना होगा, विंग ने कहा। 3 रातें, सिर्फ 3 रातें ही बची हैं हमारे पास। और इन 3 रातों से पहले ही हमें यहाँ से निकलना ही होगा। लेकिन रास्ता है ही नहीं, हम कहाँ से जाएंगे? जियांग चैंग ने कहा। मैंग्याओ, वो इंक्रिप्शन, उसमें और कुछ था? विंग ने पूछा। मैंग्याओ ने सोचा। उस पत्थर में 2 हिस्से थे। एक जो मैंने पढ़ा, 7 नाइट्स, दूसरा हिस्सा वो पूरा नहीं था, टूटा हुआ था। मैंग्याओ ने बोला। कितना पढ़ा? विंग ने पूछा। मैंग्याओ ने बोला, बस एक शब्द, मूल जड़। जड़, विंग ने कहा। जिस पर मैंग्याओ ने हाँ कहा। विंग ने सोचा। वैनिंग ने धीरे से कहा, मेरी दादी ने एक और बात कही थी। मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि मुझे वो पूरा याद नहीं था उस वक्त। जिस पर विंग ने बोला, कोई बात नहीं वैनिंग, अगर तुम्हें अभी कुछ याद है तो हमें बताओ। जिस पर वैनिंग ने हाँ में सिर हिलाया और कहना शुरू किया। उन्होंने कहा था, एक श्रापित जगह की एक जड़ होती है, एक सोर्स, जहाँ से श्राप शुरू हुआ। अगर वो जड़ तोड़ दो तो श्राप टूट जाता है। जैसे ही वैनिंग ने कहा, वहां साइलेंस छा गया। सोर्स, विंग ने कहा, वो क्लियरिंग जहाँ मिंचू का और सिचन का गए थे, जहाँ जहाँ उन पेड़ों पर नाम थे। तभी वैनिंग कहता है, हाँ, विंग का वही होगी सोर्स, तो वहां जाना होगा। नेह सेंग ने कहा। हाँ, विंग ने कहा। हाँ,
जहाँ वो सब थे। वांगची ने कहा, हाँ, वहाँ जाना होगा। नी मिंजू ने कहा। नेह सेंग ने पंखा खोला और फिर से बंद किया, फिर खोला, फिर बंद किया और कहा, ठीक है, लेकिन जाने से पहले मैंग याओ ने एक बात और कही, एक प्रॉब्लम है। क्या? विंग ने कहा। वो क्लियरिंग मिंजू का ने कहा था, उन पेड़ों पर नाम थे, उनमें रोज ये का भी नाम था। हाँ, ने मिंजू ने कहा, उस पर रोज ये का नाम था। तभी मैंग्या फिर से बोलता है, अगर वो नाम वहाँ है तो उनकी आत्माएं वहाँ कैद है, फॉरेस्ट का हिस्सा वो आत्माएं बन चुकी है। तो विंग ने बोला, तो जब हम सोर्स तोड़ेंगे वो आत्माएं फ्री होंगी। हाँ, ये तो अच्छी बात है ना। हाँ, लेकिन मैंग्याओ ने रुक कर कहा, जब वो आत्माएं फ्री होंगी फॉरेस्ट को खतरा होगा और फिर वो डिफेंड करेंगी जो भी वहां होगा उस पर। जैसे ही मैंग्याओ ने ये कहा, वहां साइलेंस हो गया। मतलब जो सोर्स को तोड़ने जाएगा उस पर फॉरेस्ट का पूरा जोर होगा, सिचैन ने समझाया। हाँ, एक बार में सब नहीं जा सकते, चियांग चैंग ने कहा। जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा टारगेट्स। मैंग्याओ ने कहा, तो कम लोग जाएं, दो, मैक्सिमम तीन। फिर से वहां पे साइलेंस हो गया। मैं जाऊंगा, विंग ने कहा। तुरंत बिना सोचे मैं भी जाऊंगा, लैन वांगजी ने कहा। उतनी ही तुरंत विंग ने उसे देखा। टेंशन, वांगजी ने हाँ में जवाब दिया। विंग ने कहा, ये डेंजरस है। तभी वांगजी ने कहा, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। जिस पर विंग ने कहा, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। विंग, लैन वांगजी ने उसे देखा, वो गहरी स्टडी नजर। वांगजी ने कहा, जहां तुम जाओगे मैं वहां जाऊंगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते विंग, अपने पास रहने से। विंग ने उसकी आंखों में देखा। विंग आर्ग्यू करना चाहता था, कहना चाहता था, नहीं, तुम सेफ रहो, लेकिन लैन वांगजी की आंखें, उनमें कोई दरवाजा नहीं था जो खुलता था विंग की इस बात को सहमति देने के लिए। तभी विंग ने हार मानते हुए कहा, ठीक है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई। वो आवाज थी नियम मिंचू की। उन्होंने उठते हुए कहा, मैं भी तुम दोनों के साथ जाऊंगा, तुम दोनों अकेले मत जाओ। जैसे ही नियम मिंचू आगे बढ़ने वाले थे, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और पीछे से आवाज आई, दगा। नियम मिंजू रुक गया और उसने पलट कर देखा। उसका हाथ पकड़ने वाला और कोई नहीं, नेह सैंग था। नेह सैंग अपनी डरी हुई आंखों से उसे देख रहा था। तभी नेह सैंग ने कहा, दगा, आप यहीं रहो, यहीं रहिए ना। जिस पर ने मिंजू ने उसका नाम लिया, है सैंग, मुझे जाना होगा। जिस पर नेह सैंग ने और कसकर ने मिंजू का हाथ पकड़ लिया और कहा, आप रहो, आप यहीं रहो दगा, मुझे मुझे आपकी जरूरत है। नेह सैंग की आवाज कांप रही थी, प्लीज दगा, यहीं रहो। ने मिंजू ने उसे देखा, अपने छोटे भाई को जो ड्रामा करता था, पंखा हिलाता था, जिंदगी को आसान तरीके से लेता था। आज उसकी आंखों में जेन्युइन डर था और जेन्युइन रिक्वेस्ट भी अपने भाई को अपने पास रोकने का। तभी नेह सिंह कहता है, दगा, प्लीज, प्लीज रुक जाइए ना, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं आपको खोना नहीं चाहता, प्लीज, मुझे डर लग रहा है, रुक जाइए ना। जिस पर ने मिंजू कहते हैं, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, फिर सांग। इतना कहकर मिंजू वापस बैठ जाते हैं और बोलते हैं, ठीक है, मैं नहीं चाहूंगा। जिस पर नेह सैंग खुश होता है और वो कसकर अपने भाई का हाथ पकड़ लेता है। तभी सिचैन ने मिंजू को देखते हुए बोलते हैं, मिंजू, तुम्हें नेह सेंग के साथ ही रहना चाहिए। जिस पर मिंजू भी हाँ में सिर हिलाते हैं और सिचैन विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, तुम और वांगची, तुम दोनों दो हुए, तो अब तीसरा कौन जाएगा? जिस पर विंग थोड़ा सोचता है और बोलता है, वैन, मुझे लगता है हमारे साथ वैन निंग को चलना चाहिए। विंग की बात सुनकर वैन निंग विंग की तरफ देखता है। तब विंग बोलता है, वैन निंग को रास्ता पता है, उसकी दादी ने जो बताया है। और इतना कहकर विंग थोड़ा रुकता है और बोलता है, और मुझे लगता है कि यह फॉरेस्ट उससे डरता है। तभी वैन निंग बोलता है, मुझसे? इतना कहकर वैन निंग काफी हैरान हो जाता है। तभी विंग बोलता है, हाँ, मुझे लगता है ये फॉरेस्ट तुमसे डरता है। वो पत्थर जो तुम्हारे पास था, फॉरेस्ट ने तुम्हें हेलुसिनेशन दिखाया, तुम्हें डराया, लेकिन डायरेक्टली अटैक नहीं किया। वैन निंग ने विंग की बात को सोचा और कहा, शायद।
तभी विंग ने कहा, तो वैनिंग, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? जिस पर वैनिंग एक पल सोचता है। वो डर रहा था। वो हमेशा से डरता है, हर चीज से। लेकिन आज आज उसे डरना नहीं था, क्योंकि उनके दोस्त उसके सामने थे। उनके दोस्तों के लिए उसे अपने डर से सामना करना था। तभी वैनिंग हिम्मत करता है और बोलता है, हाँ, मैं जाऊंगा। मुझे अब और इस फॉरेस्ट से नहीं डरना है वेगा। जिस पर विंग भी वैनिंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम साथ मिलकर लड़ेंगे। और वैनिंग और विंग मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो साथ हो जाए तो ये फॉरेस्ट क्या, कोई भी उन्हें नहीं हरा सकता। अब वो सभी, यानी कि वांगजी, विंग और वैनिंग, जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जाने से पहले जियांग यानली ने विंग को रोका। आइंग। यानली की आवाज सुनकर विंग पीछे मुड़ा। विंग ने यानली को देखा। यानली की आंखें, जो हमेशा शांत रहने वाली थी, आज वो भरी हुई थी। दी, चुप रहो, यानली ने कहा, बहुत प्यार से। यानली ने बोला, मेरी बात सुनो। जिस पर विंग चुप हो गया। यानली ने कहा, तुम तुम हमेशा ऐसे ही थे, जो जिम्मेदारी लेता है, जो आगे जाता है, जो सबके लिए सोचता है। इतना कहते हुए यानली ने विंग का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, जैसे तुम बचपन में करते थे। लेकिन लेकिन आहिंग, तुम भी इम्पोर्टेंट हो, सिर्फ सबके लिए नहीं, अपने लिए भी। विंग भी यानली की बात सुनकर इमोशनल हो जाता है और वो यानली को दी कहता है। तभी यानली बोलती है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, वापस आना, आइंग, ठीक है ना? ये कहते वक्त यानली की आवाज टूट रही थी और उन्होंने बार बार कहा, आइंग, मैं इंतजार करूंगी, वापस आना, प्लीज वापस आना। विंग की आंखें भी भर आई थी। विंग ने यानली को गले लगाया और कहा, हाँ दी, हाँ, मैं वापस आऊंगा, मैं जरूर वापस आऊंगा। यानली के पीछे जियांग चैंग भी खड़ा था। उसने विंग और यानली को गले मिलते हुए देखा। उसकी मुट्ठी बंद थी। उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा। लेकिन जब विंग यानली से अलग हुआ और जियांग चैंग के पास से ही गुजरा, तब जियांग चैंग ने विंग के कंधे पर हाथ रखा। एक पल के लिए, फिर उसने तुरंत ही वो हाथ हटा लिया। विंग ने जियांग चैंग को देखा। जियांग चैंग ने अपनी नजरें विंग से नहीं मिलाई, लेकिन जियांग चैंग का विंग के कंधे पर हाथ रखना, उस एक एक्शन ने, उस एक मोमेंट ने, उसने सब कुछ कह दिया। ध्यान रखना, वापस आना, मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं तुम्हारा भी इंतजार कर रहा हूँ। जियांग चैंग ने सिर्फ अपने एक एक्शन से इतना कुछ कह दिया था। विंग भी समझ गया था। विंग मुस्कुराया और जियांग चैंग से कहा, तू बड़ा इमोशनल हो गया है जियांग चैंग। जिस पर जियांग चैंग ने थोड़ा चिढ़ते हुए शट आप कहा और विंग हंसा। अब तीनों वहां से निकले। विंग, लैन वांगची और वैनिंग, वो जा रहे थे और सब उन्हें अपनी नम आंखों से देख रहे थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था ये जा तो रहे हैं, आएंगे या नहीं। सबके दिल में ये डर था, लेकिन जाना तो था ही। अब हम सीधा फॉरेस्ट का सीन देखते हैं। फॉरेस्ट में वैनिंग आगे था। उसे वो रास्ता याद था जो नियो मिंजू ने डिस्क्राइब किया था। पेड़ घने थे, रोशनी बहुत कम आ रही थी। चलते चलते विंग ने लैन वांगजी का हाथ थाम लिया। लैन वांगजी ने भी अपनी उंगलियां विंग के उंगलियों पर कस ली। डर लग रहा है? लैन वांगजी ने धीरे से पूछा। हाँ, विंग ने ऑनेस्टली कहा। जिस पर वांगजी ने कहा, ठीक है। और विंग को थोड़ा अजीब लगा। विंग ने कहा, ठीक है, बस? जिस पर वांगजी ने कहा, डर नॉर्मल है, तुम डर रहे हो, मतलब सब ठीक है। जिस पर विंग थोड़ा मुंह फुलाता है और बोलता है, लैंसन, तुम्हें नहीं लगता क्या? जिस पर वांगजी हल्का सा मुस्कुराता है और बोलता है, लगता है। और विंग वांगजी को देखता है और बोलता है, सच में? तुम्हें सच में डर लगता है? जिस पर वांगजी हाँ में सिर हिलाता है। विंग पूछता है, किस चीज से डर लगता है? विंग की बात सुनकर लैन वांगजी एक पल के लिए रुक जाता है और बोलता है,
तुम्हें खोने से विंग। जैसे ही विंग ने ये सुना, विंग की सांसें रुक सी गई थी। वही जवाब जो उसने 3 दिन पहले छत पर दिया था, रात को तारों के नीचे तुम्हें खोने से। इस एक एक शब्द को विंग कभी नहीं भूल सकता था, कभी भी नहीं। विंग प्यार से लैंसैन का नाम लेता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है और बोलता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ विंग, और हमेशा रहूंगा। विंग वांगजी की तरफ देखता है। इस इंसान को, इस एक इंसान को, विंग सोचता है कि उसने इसे कभी डिजर्व नहीं किया, लेकिन ये था, ये यहाँ था, उसके साथ था, उसके लिए था, उससे प्यार करता था। विंग के लिए वांगजी गॉड के गिफ्ट की तरह था। लेकिन इस बात का बखान विंग ने कभी नहीं किया। इस बात को हमेशा विंग ने अपने दिल में छुपा कर रखा। और आज यह इंसान खुलकर उसे इन जंगलों के बीच में अपने प्यार का इजहार कर रहा है। ऐसा नहीं था कि वांगजी ने और ऐसा कभी नहीं किया, हर पल, हर वक्त किया है। लेकिन आज का पल कुछ ज्यादा ही इन दोनों को पास ला रहा था। विंग मुस्कुरा रहा था और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी लैंसैन। जिस पर वांगजी मुस्कुराया। विंग ने यह बहुत प्यार से कहा था, मैं भी लैंसैन। ये शब्द वांगजी के कानों में गूंज रहे थे। इस वक्त वांगजी को विंग पर बहुत प्यार आया और वांगजी ने पूछा, क्या? जिस पर विंग ने कहा, मुझे भी तुम्हें खोने से डर लगता है। लैन वांगजी की आंखें एक पल के लिए सॉफ्ट हुई, फिर वापस वो फॉरवर्ड देखने लगा, लेकिन उसकी ग्रिप विंग के हाथ पर थोड़ी और कस गई। दोनों मुस्कुराए। दोनों को एक दूसरे पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था, लेकिन इस वक्त सिचुएशन थोड़ी अलग थी, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को कंट्रोल किया। अब हम यहाँ से सीधा आधे घंटे के बाद का सीन देखते हैं। वो सब आधे घंटे तक चल रहे थे। फिर अचानक से वैनिंग रुका और कहा, यहाँ पर। वो क्लियरिंग थी। विंग ने सामने देखा। मिंजू बिल्कुल सही था। सभी ने देखा, पेड़ों पर नाम थे, सैकड़ों। हर पेड़ पर छोटे छोटे अक्षरों में गहरे खुदे हुए वो नाम। वो सब लोग थे जो यहाँ आए थे और कभी नहीं गए यहाँ से वापस। विंग की नजर एक पेड़ पर गई जहाँ रेंजिए लिखा हुआ था, बिल्कुल ताजा। रेंजिए यानी कि रोजिए। उसने नजर हटाई। क्लियरिंग के बीच में एक पत्थर था, बड़ा काला कलर का पत्थर जो जमीन में आधा धंसा हुआ था। उस पर वही लिपि लिखी हुई थी, पूरी और साफ। यही था वो सोर्स। यही है, वैन निंग ने कहा। और विंग ने हाँ में सिर हिलाया। अब विंग ने कहा, इसे तोड़ना होगा। जिस पर वांग जी ने भी हाँ में सिर हिलाया। विंग ने पत्थर की तरफ कदम बढ़ाया और उसी पल तीनों ने ये महसूस किया कि कुछ हुआ है। फॉरेस्ट बदला है। हवा बंद हो गई एकदम से, ऐसे जैसे किसी ने स्विच ऑफ किया हो। पेड़ हिलना बंद हो गए, पत्तियां रुक गई और उस साइलेंस में आवाजें शुरू हुई एक साथ। कई सारी, रोना, हंसना, चिल्लाना, गाना, सब एक साथ एक दूसरे में उलझे हुए। इन सारी आवाजों को सुनकर विंग के कानों में दर्द हुआ। वैन निंग ने अपने कान बंद कर लिए और लैन वांगजी ने कुछ नहीं किया। वो सिर्फ विंग का हाथ और कसकर पकड़ लेता है और कहता है, चलते रहो। विंग ने सिर हिलाया। वो तीनों उस पत्थर की तरफ बढ़ते रहे। आवाज और भी ज्यादा तेज हो गई। 10 कदम, 5, 3, और अब वो वहां पर आ चुके थे। तीनों उस पत्थर के पास पहुंच चुके थे कि तभी अचानक से और भी कुछ आए, और वो थे शैडोज। ढेर सारे पेड़ों के पीछे से वो निकल आए थे, धीरे धीरे, इंसान जैसी शेप के, लेकिन धुंधली, जैसे धुएं से बने हो। वो वो आत्माएं थी जो यहाँ कैद थी, जिनके नाम पेड़ों पर थे। वो तीनों उन आत्माओं के बीच में थे। आत्माओं ने उनको घेर लिया था। वैनिंग, विंग ने कहा। तभी वैनिंग ने हाँ में सिर हिलाया और विंग ने कहा, पत्थर तक पहुंचना है, चाहे जो भी हो जाए। जिस पर वैनिंग ने भी हाँ में जवाब दिया। एक शैडो आगे आया। वो सीधे विंग की तरफ आ गया था। लैन वांगजी उसके आगे आ गया। शैडो ने उसे छुआ और वो ठंड जो डुप्लीकेट्स को छूने से थी,
वो इस शैडो में 10 गुना थी। लैन वांगची का पूरा हाथ जल उठा, लेकिन वो हटा नहीं। आगे जाओ, उसने विंग को कहा। लैन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। जिस पर वांगची ने कहा, जाओ विंग, मैं इसे संभालता हूँ, जाओ। और विंग आगे बढ़ा वैन निंग के साथ। लैन वांगजी उन शैडोज को रोकता रहा, एक के बाद एक। हर बार ठंडा, हर बार दर्द और बढ़ जाता, लेकिन वो हटा नहीं। विंग को वहां तक पहुंचना था, बस यही था। विंग पत्थर के पास पहुंचा, अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस पत्थर को छुआ, और एक झटका सा विंग को लगा, जैसे बिजली का झटका हो। विंग पीछे हटा। क्या हुआ? वैन निंग ने पूछा। इसमें इसमें कुछ है, विंग ने कहा, और उसे अच्छे से देखा। और विंग ने कहा, एनर्जी, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है। पता नहीं इसका तोड़ कैसे निकलेगा। विंग ने सोचा, और मैंग याओ ने जो कहा था, सोर्स तोड़ना होगा, लेकिन फिजिकली तोड़ना। ये पत्थर पुराना था, बहुत ज्यादा कठोर, बहुत ज्यादा ताकतवर, और उस पत्थर में जो एनर्जी थी वो उसे छूने नहीं दे रही थी। वैन निंग, तुम्हारी दादी ने और कुछ कहा था क्या? विंग ने पूछा। वैन निंग ने सोचा, आंखें बंद करके याद करने की कोशिश कर रहा था। फिर वैन निंग ने कहा, उन्होंने कहा था कि जड़ें तोड़ने के लिए उसकी अपनी एनर्जी चाहिए, जो उसने ली वही उसे वापस करो। तभी विंग सोचता है, और विंग ने कहा, जो उसने ली। और विंग बोलता है, आत्माएं, उसने आत्माएं ली, सबकी आत्माएं। इतना कहकर विंग ने उन क्लेयरिंग को देखा, पेड़ों पर नाम, उन लोगों की आत्माएं जो यहाँ कैद थी। अगर उन्हें एक साथ रिलीज किया जाए। मुझे समझ आ गया, विंग ने कहा। तभी वैनिंग ने पूछा, क्या? और विंग ने बताया, ये पत्थर, ये उन आत्माओं की एनर्जी से चल रहा है। अगर हम उन्हें फ्री करें तो तो पत्थर की एनर्जी खत्म हो जाएगी। जिस पर वैन निंग ने पूछा, लेकिन कैसे फ्री करेंगे वीगा? जिस पर विंग ने पेड़ों को दिखाया और कहा, नाम, उन्हें नाम से बुलाना होगा, याद कराना होगा। जो फॉरगेटन है उन्हें रिमेम्बर करना होगा। मुझे पता है, विंग ने कहा। पीछे लैन वांगजी, शैडोस ने वांगजी को पूरी तरीके से घेर लिया था। 1 2 5 ना जाने कितने सारे शैडोस ने। हर बार ठंड, हर बार उसका शरीर थोड़ा और ठंडा हो जा रहा था। वांगजी के हाथ सुन्न हो गए थे, लेकिन फिर भी वो हटा नहीं। विंग को वक्त चाहिए था, जितना चाहिए उतना, और वांगजी उसे दे रहा था। एक शैडो ने उसे चेस्ट पर हिट किया। वांगजी पीछे हट गया, लेकिन वो गिरा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो गिर नहीं सकता था। वांगजी ने अपने पैर जमीन पर गाड़े और कहा, नहीं हटूंगा, अब तो बिल्कुल भी नहीं हटूंगा, तुम्हें हारना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वांगची फिर से उन शैडोज से मुकाबला कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग, विंग ने पहला नाम पढ़ा उस पेड़ पर, जोर से, जैंग मेई। कुछ हुआ। जैसे ही विंग ने ये नाम पढ़ा, कुछ हुआ। उस नाम वाले पेड़ से एक रोशनी निकली, धीमी लेकिन सफेद, शैडो जैसी शेप, जो उससे निकली एक पल के लिए, फिर वो रुक गई, फिर ऊपर उठी और गायब हो गई। विंग की सांसें तेज हो गई। विंग ने कहा, ये काम कर रहा है। फिर उसने अगले पेड़ को देखा, और वो अगले पेड़ पर गया, और फिर से उसने नाम पढ़ा, लूफैंग। फिर से रोशनी निकली, और फिर एक शेप, और फिर फ्रीडम। वैनिंग, तुम उस तरफ जाओ, जितना नाम पढ़ सको पढ़ो। विंग ने वैनिंग को भेज दिया। वैनिंग ने सिर हिलाया। अब दोनों अलग अलग पेड़ों पर गए, नाम पढ़ते गए एक एक। लैन वांगची ने देखा, शैडोज कम हो रहे थे। विंग ने कुछ किया होगा, जो शैडोज थे वो रिलीज हो रहे हैं, लेकिन जो बचे थे वो और एग्रेसिव हो गए थे। जैसे वो जानते थे कि उनका वक्त अब खत्म हो रहा है। तभी वांगची की नजर एक शैडो पर पड़ती है, जो काफी ज्यादा बड़ी थी। वांगची ने गौर से देखा तो ये शैडो बाकी शैडो से काफी ज्यादा बड़ी थी। वो शैडो लैन वांगची की तरफ आई। वो पुरानी थी, बहुत ज्यादा पुरानी। ये उस पत्थर की गार्डियन थी। वो लैन वांगची से टकराई, और इस बार वो इतनी ठंडी थी कि लैन वांगची के घुटने टूट गए। वो एक पल के लिए नीचे गिर गया। शैडो ने उसे दबाया। ठंड, इतनी ठंड के वांगची उस ठंड को सहन नहीं कर पा रहा था। उसकी सांसें दिखने लगी थी, जैसे सर्दियों में जनवरी की रात जैसी होती है। लेकिन इस वक्त तो ये जुलाई का महीना था। वांगची
वांग जी की सांसें उखड़ने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी बर्फ के नीचे दबा जा रहा है। उसके फेफड़े जमने लगे थे। तभी एक आवाज सुनाई देती है, लहन। वो और किसी की नहीं, विंग की आवाज थी। विंग ने पीछे देखा, मुड़ के उसने देखा कि लैन वांगची घुटनों पर था और वो बड़ा शैडो उसके ऊपर चढ़ा जा रहा था। नहीं! विंग चिल्लाया और भागा। वैन निंग ने देखा, उसने ये सब देखा और उसने नाम पढ़ना बंद नहीं किया। उसने और तेजी से नाम पढ़ना शुरू किया। 1 2 3, तेज और तेज शैडो रिलीज होते रहे। वही विंग, वो काफी ज्यादा तेजी से उस बड़े से शैडो के पास पहुंचा और उसने तुरंत ही लैंड वांगची को खींच लिया। शैडो ने विंग को देखा और उसकी तरफ मुड़ा। विंग को उसकी ठंड लगी, लेकिन वो नहीं हटा। लहसन उठो! वांग जी ने ऊपर देखा। वो और कोई नहीं, उसका विंग था उस शैडो के सामने उसे बचाने के लिए। नहीं विंग, जाओ! वांग जी ने कहा। लैन वांग जी ने जमीन पर हाथ टिकाया और वो उठा। उसे दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो उठा। विंग के खातिर उठा। विंग, पीछे हटो! वांगची ने कहा। तभी विंग ने कहा, नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जिस पर वांगची ने बोला, पीछे हटो! मैंने कहा ना पीछे हटो! जिस पर विंग ने कहा, मैंने कहा ना मैं नहीं हटूंगा। वो दोनों उस शैडो के सामने खड़े थे, साथ में। शैडो आगे बढ़ा और तब वैन निंग ने आखिरी नाम पढ़ा, रैंजिए। और एक रोशनी तेजी से निकली, बाकी सबसे बड़ी रोशनी। और वो पेड़ जिस पर रोजिए का नाम था, उससे एक शेप निकला। और उस शेप को देखकर वो बड़ी शैडो जो गार्डियन थी, वो हिली। उसे दर्द हुआ। रैंजिए की आत्मा उस शैडो से टकराई और वो शैडो टूट गई, धुएं की तरह वो बिखर गई। और उसी पल वो पत्थर, उसमें से रोशनी निकली, काली गहरी रोशनी, फिर ढेर सारी दरारें, 1 2 और 3, और फिर वो पत्थर टूट गया। आवाज नहीं थी, बस एक साइलेंस था। फिर एक आंधी, पत्तियां उड़ी, पेड़ हिले। और वो आंधी, उस आंधी में वो सब आत्माएं जो रिलीज हुई थी, वो ऊपर उठी आसमान की तरफ, सफेद रोशनी, और सब फ्री। आखिरकार सब फ्री, और फिर सब शांत हो गए। क्लियरिंग में तीनों खड़े हुए थे, विंग, लैन वांगजी और वैनिंग। पत्थर के टुकड़े जमीन पर थे, पेड़ों पर नाम वो मिट गए थे, छाल, सिर्फ छाल ही बची हुई थी। फॉरेस्ट, उस फॉरेस्ट से अब अलग लग रहा था। हवा थी, असली हवा। पक्षी बोल रहे थे कहीं दूर से। पहली बार, 4 दिनों में पहली बार विंग ने सांस ली, लंबी गहरी, और लैन वांगसी की तरफ मुड़ा। लैन सैन, तुम? लैन वांगजी के हाथ दोनों लाल हो गए थे, जैसे जल गए हों। उसका चेहरा पेल था, इतना पेल कि विंग का दिल दर्द में डूब गया था। तुम्हें चोट लगी है? विंग ने घबराते हुए बोला। तभी वांगजी ने कहा, नहीं विंग, मैं ठीक हूँ। तभी विंग ने कहा, नहीं, तुम ठीक नहीं हो। विंग ने उसके हाथ को पकड़ा और धीरे से उन्हें देखा। ये सब, ये ये सब किसके लिए किया था? तभी वांगची ने कहा, उसे वक्त देने के लिए, ताकि तुम सब जल्दी से काम निपटा सको और उसका ध्यान मेरे तरफ हो। जैसे ही विंग ने ये सुना, विंग की आंखें भर आई। विंग ने डांटते हुए कहा, पागल हो क्या? जिस पर वांगची मुस्कुराया और बोला, नहीं तो। और विंग ने बोला, हाँ हो। विंग की आवाज कांप रही थी। ये हाथ, ये देखो ना कैसे हो गए हैं। जिस पर वांगची ने बोला, ठीक हो जाएगा। लहनसैन, विंग, लहनसैन, विंग। विंग ने ऊपर देखा। वांगजी की आंखें शांत थी। उस दर्द में भी वांगची की आंखों में प्यार की गर्माहट थी, जिसे विंग महसूस कर पा रहा था। विंग की आंखों से आंसू निकल गए। विंग उन्हें रोक नहीं पाया। उसने लैन वांगची को उन जले हुए हाथों को हट किए बिना बस उसे गले लगा लिया। लैन वांगची ने भी अपनी बाहें उसके इर्द गिर्द डाली। दर्द था, लेकिन ये ज्यादा नहीं था। वांगची अपने विंग के लिए इतना तो सह ही सकता था। वही वैनिंग, वो दूसरी तरफ था और वो इन दोनों को देख रहा था। गाइस, ये वैनिंग हमेशा इन दोनों के बीच में थर्ड पर्सन बनता है। मुझे तो ऐसे ही लगता है। हालांकि वो बेचारा बनना नहीं चाहता, लेकिन गलती से वो इन दोनों महारथियों के बीच में घुस जाता है ना? आप लोगों का क्या ख्याल है, बताइए।
तो इस स्टोरी को आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि वांजी के हाथ जो है वो जले या ना जले, मेरी आँखें ज़रूर जल रही है और मैं अपनी इस जली हुई आँखों से आप सबकी तरफ बहुत उम्मीद से देखती हूँ और ये बोलती हूँ कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि मेरी इस जलती हुई आँखों को भी थोड़ा जो दर्द से राहत मिल जाए। नहीं तो आप लोग इतने बड़े पत्थर दिल तो हो नहीं जो मेरी आँखों को जलने दोगे। वाक़ई में जल रहे हैं यार, झूठ नहीं बोल रही हूँ। सच में जल रहे हैं, क्योंकि मैं काफ़ी लेट नाइट रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ये वीडियो लेट में इसलिए आया है क्योंकि मेरे तरफ आ गए हैं बरसात के मौसम। मुझे नहीं पता बाकियों की तरफ आए हैं कि नहीं आए हैं, पर मेरे तरफ भयंकर गर्मी है, भयंकर बरसात हो रहे हैं, ठंडी का नामो निशान नहीं है, मच्छर हैं और इंसान तो हैं ही जो अलग से मेरी रिकॉर्डिंग की बैंड बजाते रहते हैं, और ऊपर से मेरा भी तबीयत आजकल इधर-उधर रहता है, और सबसे बड़ी बात, मेरे घर में काम चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को एडजस्ट करने के बाद हाँ, एक और है, वो है बार-बार बिजली का आना-जाना। ओके गाइस, और ख़ासकर रात में ये होती है क्योंकि मैं रात में करती हूँ, रात में ही बारिश होगी, रात में ही बिजली जाएगी, रात में ही सारे झंझट होंगे। तो मैं इन सभी चीज़ों से परेशान हो चुकी हूँ और इसी से टाइम निकाल कर मैं छोटा-छोटा क्लिप रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए लंबा मतलब लॉन्ग वीडियो बनाने में टाइम लग रहा है। तो ये थोड़ा मतलब 1 घंटे का लाना ही था मुझे, तो इसलिए इतने दिन मुझे लगे इसको बनाने में। और माय रिवेंज का मैं क्या बोलूँ, अभी तो मैंने उसका रिकॉर्डिंग शुरू नहीं किया है, पता नहीं मैं कब करूँगी वाली बात नहीं, करूँगी। लेकिन उसमें भी कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता, तो बहुत ही जल्दी माय रिवेंज भी मैं लेके आऊँगी। मैं उसे ख़त्म करने के फिराक में हूँ, तो उसे जल्दी ही मैं ख़त्म कर दूँगी, तो आप लोग माय रिवेंज भी सुनिए क्योंकि वो भी बहुत अच्छी स्टोरी है। और गाइस ये मत समझना कि ये स्टोरी ख़त्म हो गई, ना, 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 अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो इसमें बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ जो आपको आगे पता चलेगा। तो सपोर्ट करते रहिए और हाँ, पत्थर दिल ना बनना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, यानी कि इसके अगले पार्ट में। ज़रूर बताना कमेंट करके कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी। चलिए गाइस, सभी अपना ध्यान रखें, जंगल में मत जाना नहीं तो मंगल हो जाएगा। बाय गाइस।